हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वेब फ्रेंड्स। आज हमारा ऑडिटिंग का लेक्चर नंबर सेकेंड है और इस लेक्चर में जो हम शुरुआत करेंगे टॉपिक ऑडिटिंग के बारे में, ऑडिटिंग के सिद्धांत के समझेंगे। आखिर अंकेक्षण के क्या सिद्धांत होते हैं, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, अंकेक्षण, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अंकेक्षण के सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अंकेक्षण के जो 4 सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि सत्यता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रकटता का सिद्धांत और भौतिकता का सिद्धांत। इसके बाद में हम अंकेक्षण की प्रक्रियाओं के बारे में समझेंगे। प्रक्रियाओं को समझने के बाद में हम अंकेक्षण की कार्यविधि को समझेंगे कि किस प्रकार से अंकेक्षण का प्रोसीजर क्या होता है, इसका प्रोसीजर या फिर प्रोग्राम कैसे होते हैं, वो सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। और अंततः हम इसकी सीमाओं और महत्व के बारे में जानेंगे कि अंकेक्षण के क्या महत्व हैं और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, मतलब कहाँ कहाँ तक ये कार्य कर सकता है। तो इसकी लिमिटेशंस और इंपॉर्टेंस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा ये पूरा शेड्यूल है जिसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि ये जो पेड वाले बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स लिया उनके लिए भी, और साथ ही साथ में फ्री वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि 2 लेक्चर है इसीलिए मैंने अवेलेबल करा दिया है। और बाकी जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ दी गई है, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, टाइम कम बचा है। रिवीजन नोट से आप रिवीजन कर सकते हैं। सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो एमसीक्यूज से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग कोर्स जरूर ले लीजिएगा। आज ऑफर चलाया गया है तो आपको ये कोर्स मात्र 349 रुपये में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए 9648043168। इस पर जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे तब आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोर्स के बारे में भी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, अंकेक्षण के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अंकेक्षण का सिद्धांत कहता क्या है। अंकेक्षण का सिद्धांत तो होता है जो अंकेक्षण के उद्देश्यों से जिसका ज्ञान होता है वो क्या होते हैं, अंकेक्षण के सिद्धांत कहलाते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए वे प्रतिपादित किए जाते हैं। मतलब जो भी अंकेक्षण के उद्देश्य हैं, अगर इनकी प्राप्ति के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनको ही हम अंकेक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो अंकेक्षण के सिद्धांत को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला भाग है सत्यता का सिद्धांत, दूसरा भाग है स्वतंत्रता का सिद्धांत, तीसरा भाग है प्रकटता का सिद्धांत और चौथा भाग है भौतिकता का सिद्धांत। सत्यता का सिद्धांत क्या कहता है, सत्यता का सिद्धांत कहता है कि कंपनी के सभी खाते सही नियमों से बने हों और सही जानकारी दें। तो ये क्या कहता है, सत्यता का सिद्धांत। एग्जाम्पल, अगर कंपनी की कैश बुक में 50,000 दिख रहा है तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि बैंक में वाकई उतना पैसा है या नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में बताया था, पहले लेक्चर में ही इस एग्जाम्पल को बताया था। और स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या कहता है, ऑडिटर को ऑडिटर को किसी ऑडिटर को किसी के दबाव में नहीं रहना चाहिए, उनका निर्णय पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर कोई भी ऑडिटर है, अंकेक्षक है, उसको किसी के दबाव में नहीं आना है, उसका जो भी निर्णय है वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। ये क्या कहता है, स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रकटता का सिद्धांत क्या कहता है, प्रकटता का सिद्धांत कहता है, अगर हम एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं स्वतंत्रता के सिद्धांत का। स्वतंत्रता के सिद्धांत का एग्जाम्पल ये है कि अगर कंपनी का मालिक कहे कि लॉस मत दिखाना, क्योंकि अगर लॉस दिखाया जाएगा तो कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो कंपनी का और ज्यादा लॉस होगा। तो कंपनी का अगर मालिक कहता है कि लॉस को ना दिखाइए बैलेंस शीट में या फिर अंतिम रूप में जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं उसमें लॉस नहीं दिखाना है कंपनी का, तो फिर इससे क्या पता चलता है, इससे ऑडिटर को अपनी सही रिपोर्ट बनानी चाहिए। भले कंपनी का मालिक कुछ भी कहे लेकिन ऑडिटर को अपनी सही रिपोर्ट बनानी चाहिए। तो यही तो वो अपने लिए इसमें स्वतंत्र होगा ना, कि वो एक सही रिपोर्ट बनाकर जारी करेगा। तो ये स्वतंत्रता का सिद्धांत कहता है। इसके बाद में प्रकटता का सिद्धांत क्या कहता है कि जितनी भी फाइनेंशियल डिटेल हैं इनको स्पष्ट रूप से दिखाई जानी चाहिए। मतलब जो भी इस फाइनेंशियल डिटेल है उनको स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए कि वो प्रकट हो, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सामने हो। भौतिकता का सिद्धांत क्या कहता है, हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना जरूरी है, सिर्फ वही चीजें जो बड़ी और महत्वपूर्ण हैं उन पर ध्यान देना जरूरी ज्यादा होता है। चलिए इसको हम एक बार समझ लेते हैं। सत्यता का सिद्धांत देखिए क्या कहता है, सत्य से आशय यह है कि कंपनी के अंदर बने सभी खाते पूर्ण रूप से अधिनियम के अनुरूप बने हैं। अंकेक्षक द्वारा
यह भली प्रकार से सत्यापित किया गया है, कंपनी के सभी लेन देन व संपत्तियों का दायित्व तो ठीक है। तो ये क्या कहता है, सत्यता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता के अभाव में कोई भी अंकेक्षण सफल नहीं है। किसी भी अंकेक्षण कार्य में स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक होती है, अतः इसके लिए अंकेक्षक पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए तथा वह कार्य किसी भेदभाव के बिना ही पूर्ण करे। मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो अपना सारे कार्य जो है वो अच्छे तरीके से पूर्ण कर सके, बिना भेदभाव के पूर्ण कर सके, बिना दबाव के पूर्ण कर सके। क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर कंपनी का मालिक ये कह रहा है कि भाई इसमें लॉस मत दिखाना, तो जो ऑडिटर होगा उसको उसकी बात नहीं सुननी, उसके दबाव में नहीं आना है। अगर लॉस हुआ है तो लॉस को दिखाना चाहिए, सही रिपोर्ट देनी चाहिए। प्रकटता का सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यापारी द्वारा सभी प्रकार के लेन देन यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, संपत्तियों, दायित्वों के पूर्ण प्रमाण प्रकट किए जाएं। इन प्रमाणों के बिना अंकेक्षण सही नहीं माना जा सकता है। मतलब अगर जो भी लेन देन है, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो भी एसेट्स आए हैं, जो भी लाइबिलिटीज हैं, उनके सभी के प्रमाण होने चाहिए बाकायदा। मतलब एक प्रमाण होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि इन इन सभी प्रकार के लेन देन हुए हैं, इतनी संपत्तियां आई हैं, इतना दायित्व गया है। तो ये सभी प्रकार के जितने भी लेन देन हो रहे हैं, मतलब हर प्रकार का ट्रांजेक्शन हो रहा है, उन हर ट्रांजेक्शन का एक प्रूफ होना चाहिए, एक प्रमाण होना चाहिए। अगर कंपनी ने किसी किसी को लोन दिया है तो उसे बैलेंस शीट में साफ साफ दिखाना होगा, ना कि छिपाना होगा, बल्कि उसे साफ साफ दिखाना होगा कि हाँ इस व्यक्ति ने को कंपनी ने लोन दिया है। तो ये साफ साफ दिखाना होगा, उसका प्रमाण भी होगा। इसके बाद में भौतिकता का सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार अंकेक्षक द्वारा यही निर्धारित किया जाता है कि किस लेन देन को छोड़ा जाना चाहिए और किस लेन देन पर विशेष ध्यान देना दिया जाना चाहिए। यह एक जटिल और महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। कैसे सिद्धांत माना जाता है, जटिल और महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। अगर 50 रुपए की स्टेशनरी गलती से गलत लिख गई है तो फर्क नहीं है, लेकिन 5 लाख का मशीन परचेज गलत लिखना बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर किसी ने 50 रुपए की स्टेशनरी ली है, तो अगर वो बाई चांस गलत लिख जाती है तो ये इतना बड़ा मैटर नहीं होता, ये मैटर नहीं करता है कोई एक बड़ी कंपनी के लिए। अगर मान लो 5 लाख रुपए की मशीन, 5 लाख की मशीन अगर कोई इसके लिए गलत लिख जाती है, इसका अगर कोई ब्यौरा है वो गलत दे दिया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा मैटर बन सकता है। तो ये एक तरीके से भौतिकता का सिद्धांत यही कहता है कि किस लेन देन को छोड़ा जाना चाहिए और किस लेन देन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये आवश्यक होता है कि कौन सा लेन देन छोड़ा जाए और कौन सा लेन देन है इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे 50 रुपए की स्टेशनरी गलत लिख गई तो उस पर कोई बात नहीं, इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन 5 लाख रुपए की मशीनरी अगर गलत लिख गई है तो इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और यह एक जटिल और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अंकेक्षक को कंपनी से हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले एक विशेष नोटिस देना होता है। अगर कोई कंपनी का अंकेक्षक है, उसको हटाने के लिए कितने दिन का, 14 दिन पहले एक नोटिस देना होगा, तभी उस कंपनी के अंकेक्षक को यानी ऑडिटर को हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण की प्रविधियों के बारे में। प्रविधियों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम समझेंगे इनके मतलब के हिसाब से, इनका मतलब क्या है, और एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम इसी पीपीटी, इसी स्लाइड पर वर्क करेंगे। इसके बाद में हमने आगे भी इसमें काफी इंफॉर्मेशन दे दी है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई हैं। अभी हम बात करने वाले अंकेक्षण की प्रविधियां। सबसे पहले आप लोग एक बार इनको देख लीजिए। जो अंकेक्षण की प्रविधियां हैं वो कितनी है, 10 प्रविधियां हैं। अंकेक्षण के जो प्रोसीजर है वो कितने हैं, 10 प्रोसीजर है। पहला तो क्या है, भौतिक सत्यापन। पहला कौन सा है, भौतिक सत्यापन। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, भौतिक गणना। तीसरे नंबर पर परीक्षण जांच। चौथे नंबर पर नैतिक जांच। पांचवें नंबर पर मूल प्रपत्रों एवं सल्लेखों की जांच। छठे नंबर पर आता है पूछताछ। सातवें नंबर पर प्रमाणन। और आठवें नंबर पर गहन जांच। नौवें नंबर पर आता है संबंधित सूचना से मत का सह संबंधक स्थापित करना। और 10वें नंबर पर और अंतिम नंबर पर आता है संपुष्टिकरण। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा संपुष्टिकरण क्या होता है, कन्फर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है, कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन। इसके बाद में संबंधित जानकारी से मिलान यानी कोरिलेटेड एन आइटम। गहन जांच, डिटेल चेकिंग। प्रमाणन मतलब बाउचिंग। और पूछताछ, इंक्वायरी, सभी को पता है। मूल दस्तावेजों की जांच, एग्जामिनेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी मूल प्रपत्रों और सल्लेखों की जांच। इसके बाद में नैतिक जांच। नैतिक जांच क्या होता है, रूटीन चेकिंग।
नैतिक जांच इसे भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? नैतिक जांच को हम क्या बोल सकते हैं? नैतिक जांच, रूटीन चेकिंग, चेकिंग, रूटीन चेकिंग। इसके बाद में भौतिक गणना यानी फिजिकल काउंटिंग और भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन। भौतिक गणना फिजिकल काउंटिंग, भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब कंपनी का कोई कर्मचारी किसी दूसरे कर्मचारी के पास जाकर, मतलब उसके घर जाकर या किसी अ, मतलब एक अपने आंखों से खुद से जाकर देखना फिजिकल वेरिफिकेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल इसको हम कंपनी के मतलब से ही समझते हैं। खुद जाकर देखना कि कोई कंपनी में कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है, कितना प्रोडक्ट नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन बोलेंगे। जैसे ऑडिटर वेयर हाउस जाकर स्टॉक चेक करता है, इसको हम अंकेक्षण के हिसाब से देखेंगे, ऑडिटर के हिसाब से, ऑडिटिंग के हिसाब से देखेंगे। चलिए ऑडिटिंग के हिसाब से हर एक एग्जाम्पल को लेकर आते हैं आपके लिए। पहला क्या है? भौतिक सत्यापन। भौतिक सत्यापन ऑडिटिंग में ये चेक किया जाएगा कि भाई कंपनी के पास कितना प्रोडक्ट है, कंपनी के जो वेयर हाउस है, कंपनी के वेयर हाउस में कितना स्टॉक है। तो ऑडिटर खुद जाकर क्या करेगा? चेक करेगा कि कंपनी के द्वारा बताया गया स्टॉक इतना है, क्या इतना स्टॉक वेयर हाउस में अवेलेबल है या नहीं है। तो ऑडिटर खुद से जाकर फिजिकल वेरीफाई करेगा, मतलब खुद जाकर वहां पर वेरीफाई करेगा कि हाँ कंपनी के वेयर हाउस में इतना जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है, मतलब इतना स्टॉक अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होगा तो रिपोर्ट में सही सही लिख देगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो रिपोर्ट में उसी प्रकार की डिटेल लिखेगा जो चीज उसे वहां मिलेगी। मतलब कंपनी ने अगर 50 प्रोडक्ट बताए हैं और अवेलेबल वहां 45 हैं, तो जो ऑडिटर होगा वो जो लास्ट में रिपोर्ट बनाएगा उस रिपोर्ट में 45 ही लिखेगा, 50 नहीं लिखेगा, क्योंकि अवेलेबल कितने हैं? 45 है, क्योंकि उसने वहां पर खुद जाकर भौतिक सत्यापन किया है। इसके बाद में भौतिक गणना। भौतिक गणना का मतलब क्या है? उसने उस स्टॉक की, पर्टिकुलर स्टॉक की गिनती की है कि कंपनी ने जितना बताया है क्या उतना है या नहीं है, उस स्टॉक की गिनती की है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? चीजों की गिनती करना, मतलब भौतिक गणना। जैसे माल के बक्सों को एक एक करके गिनना, जितने भी माल हैं, जो भी प्रोडक्ट है, उसके जो गुड्स हैं, उनके जो जितने भी बक्से हैं, बॉक्सेस हैं, उनको एक एक करके गिनना कि वास्तविक में बात सही है या नहीं है। इसके बाद में अगला क्या है? परीक्षण जांच। परीक्षण जांच का मतलब क्या होता है? परीक्षण जांच का मतलब क्या होता है? सब कुछ नहीं है, कुछ एंट्रीज को रैंडम चेक करना। मतलब हर एक जरूरी नहीं कि जितनी भी एंट्रीज दी गई सभी एंट्री को आप चेक करें। कुछ एंट्री को जिसमें लग रहा है कि हाँ इसमें गलत हो सकता है, या फिर जो कुछ गलत दिख रही हैं, तो उन्हीं पर्टिकुलर रैंडम एंट्रीज को चेक करना ही क्या वो कहलाता है? परीक्षण जांच कहलाता है। जिसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चेकिंग बोलते हैं। मतलब सब कुछ तो नहीं करना है, सब कुछ चेक नहीं करना है, लेकिन कुछ एंट्रीज को वेरिफिकेशन चेक करना है, रैंडम चेक करना है। मतलब 100 इनवॉइसेस में से कम 10 को तो चेक करना ही करना होता है। इसके बाद में नैतिक जांच किसे कहते हैं? नैतिक जांच। नैतिक जांच होता है रूटीन चेकिंग, मतलब रोजाना रोजाना के रेगुलर एंट्रीज को जांच करना। जो रोजाना रोजाना मतलब डेली के डेली जो एंट्रीज की जा रही हैं, डेली एंट्रीज को, डेली एंट्रीज को चेक करना क्या कहलाता है? नैतिक जांच कहलाता है। इसके बाद में आता है मूल प्रपत्रों एवं सल्लेखों की जांच। मूल प्रपत्रों एवं सल्लेखों की जांच मतलब जो भी असली बिल होंगे या वाउचर्स होंगे या एग्रीमेंट्स होंगे, उनको खुद जाकर वहां पर मतलब खुद से वेरीफाई करना। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे उनको ही वेरीफाई करना। तो मूल प्रपत्रों एवं सल्लेखों की जांच। जैसे इसका एग्जाम्पल हम एक ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से समझ सकते हैं कि जितने भी सेल्स वाउचर हैं या फिर जितने भी इनवॉइस हैं, इनको देखकर खुद से जांच करना कि हाँ आज इतने सेल्स वाउचर हैं और इतने इनवॉइस जनरेट हुए हैं। तो खुद से जांच करना ही क्या कहलाता है? मूल प्रपत्रों एवं सल्लेखों की जांच करना। इसके बाद बात आती है प्रमाणन की। प्रमाण सॉरी पूछताछ की। पूछताछ क्या है? कर्मचारियों से जानकारी लेना। मतलब ऑडिटर कैशियर से पूछता है कि कौन कौन से खर्चे हुए हैं, कितना रुपए आया है, कितना रुपए गया है। तो कर्मचारी ऑडिटर क्या करेगा? कर्मचारियों से जांच लेगा, मतलब पूछताछ करेगा, इंक्वायरी करेगा। प्रमाणन का मतलब क्या है? प्रमाणन का मतलब है कि जितने भी
एंट्री हुई है उन एंट्री को उसका प्रमाण चेक करना, कि उसका प्रूफ चेक करना, जितनी भी एंट्री हुई है। अगर एंट्री हुई है कि 10,000 रुपए की आज सेलिंग हुई है, कितने रुपए की, 10,000 रुपए की सेलिंग हुई है, तो इन 10,000 रुपए की सेलिंग के साथ में इनवॉइस भी तो होने चाहिए ना। अगर सेलिंग हुई है तो इनवॉइस भी जनरेट हुए होंगे। तो ये इनवॉइस देखकर ही ऑडिटर पता लगाएगा कि भाई 10,000 की सेलिंग हुई भी है या नहीं भी हुई है। तो ऑडिटर क्या करेगा, इनवॉइस देखकर चेक करेगा। इसके बाद में गहन जांच। गहन जांच का मतलब क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन को, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके हर ट्रांजैक्शन को बहुत ही डिटेल से जांचना, डिटेल से चेक करना, चेकिंग करना, वो क्या कहलाता है, गहन जांच कहलाता है। मतलब जितने भी पूरे साल की सैलरी है वो रजिस्टर चेक करना, सैलरी रजिस्टर चेक करना, कि किनको किनको सैलरी मिली है, किनको कितनी मिल चुकी है, किसी को अगर एडवांस गई है उसको दोबारा तो नहीं मिल चुकी है। तो ये सारी चीजों की गहन जांच होती है। इसके बाद में संबंधित सूचना से मद का सह संबंधक स्थापित करना। इसका मतलब क्या है कि एक एंट्री को दूसरी जानकारी से जोड़कर वेरीफाई करना। अगर एक एंट्री हुई है तो इसको दूसरी जानकारी से जोड़कर वेरीफाई करना। सपोज करिए की एंट्री हुई है 10,000 रुपए की, सेलिंग की एंट्री हुई है, किसकी एंट्री हुई है, सेलिंग की एंट्री हुई है, और जो इनवॉइस जनरेट हुए हैं वो भी 10,000 रुपए के इनवॉइस जनरेट हुए हैं। इनवॉइस कितने के जनरेट हुए हैं, 10,000 रुपए के। अगर ऊपर से उसके बाद में खर्चा आ जाता है कि 5,000 रुपए का क्या आ जाता है भाई, खर्चा आ जाता है, और इसका भी कोई ना कोई प्रूफ होगा, तब इसको क्या है, इसको इंटरलिंक करेंगे और बाद में अंतिम रूप में दिखाया जाएगा कि भाई 5,000 रुपए की आज के दिन में क्या हुई है, बचत हुई है, सेविंग हुई है। क्योंकि 5,000 रुपए का तो खर्च हो गया, 10,000 रुपए की सेलिंग होती है, 5,000 रुपए की बचत होती है, 5,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ये क्या है, संबंधित सूचना से मद का सह संबंधक स्थापित करना। इससे क्या है, संबंधित जानकारी से मिलान किया जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। सेल्स इंक्रीज हुआ है तो स्टॉक कम होना चाहिए, दोनों क्रॉस चेक किए जाते हैं। अगर सेल्स इंक्रीज हुए हैं तो स्टॉक भी कैसे होने चाहिए, कम होने चाहिए। अगर हम इसी एग्जाम्पल को और दूसरे तरीके से समझें कि अगर 10,000 रुपए की सेलिंग हुई है, 5,000 रुपए बचे हैं, तो मतलब 5,000 रुपए खर्च हुए होंगे। तो 5,000 रुपए कहाँ कहाँ पर खर्च हुए हैं उस चीज की जानकारी लेना जरूरी होगा, उस चीज को चेक करना, वेरीफाई करना जरूरी होगा ऑडिटर के लिए, कि 5,000 रुपए वो खर्च हुए हैं तो वो कहाँ पर खर्च हुए हैं। तो एक की मदद से दूसरे की जानकारी लेना ही क्या कहलाता है, संबंधित सूचना से मद का सह संबंधक स्थापित करना। अगला क्या है, संपुष्टिकरण यानी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन या फिर कंफर्मेशन कह सकते हैं, बाहर के लोगों से रिटर्न कंफर्मेशन लेना, बैंक या कस्टमर से बैलेंस कंफर्म कराना कि वास्तविक में क्या यहाँ पर इतना अवेलेबल बैलेंस है या नहीं है। तो ये क्या होता है, संपुष्टिकरण। तो ये भी जरूरी होता है। तो ये क्या थी, हमारी अंकेक्षण की प्रविधियां थी जिनके बारे में हमने समझा। अब चलिए एक एक बार हम इनको देख लेते हैं कि आखिर किस भाषा में और कैसे भी इसको बदला जा सकता है, एग्जाम में किस प्रकार से आ सकता है। अभी तो जो भी मैंने आपको समझाया एक बहुत ही आसान और सरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाया। अब देखिए क्वेश्चन किस भाषा में बन सकते हैं उसको हम समझ लेते हैं। भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है, इसके द्वारा स्वयं के निरीक्षण से लेखा पुस्तकों में लिखी गई मदों की जांच की जा सकती है। भौतिक गणना, जो मद स्पष्ट रूप से गिने जाने योग्य हैं, जिसकी पहचान और एकरूपता स्पष्ट व सरल हो, उनके लिए भौतिक गणना तकनीकी सत्यापन जांच के लिए सर्वमान्य उपाय है। परीक्षण जांच, परीक्षण जांच के अंतर्गत कुछ मदों की जांच में सही मिलने पर शेष मदों को सही मान लेने की प्रक्रिया है। नैतिक जांच, संस्थाओं के से में सामान्य रूप से रखी जाने वाली पुस्तकों और लेखों से संबंधित जांच नैतिक जांच होती है, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, रूटीन चेकिंग बोलते हैं, यानी डेली की डेली चेक करना। मूल प्रपत्रों और संलेखों की जांच, व्यवसाय के लेन देन के लिए सत्यापन के लिए अंकेक्षक को विभिन्न संलेखों और प्रसंविदों की जांच करनी होती है, अतः संलेखों व प्रसंविदों की जांच अंकेक्षण को अत्यधिक महत्व की प्रविधि है, क्योंकि अधिकांशतः लेन देन संलेखों से संबंधित होते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, संलेखों से संबंधित होते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स जहां भी देखा होगा किससे संबंधित होंगे भाई, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित होंगे। कोई भी लेन देन है कंपनी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित होते हैं। पूछताछ इंक्वायरी, अंकेक्षक को आंतरिक नियंत्रण व आंतरिक निरीक्षण के क्षेत्र में तथा औचित्य की जानकारी करनी होती है, तथा पूछताछ के माध्यम से अंकेक्षक यह कार्यवाही सुनिश्चित कर सकता है। पूछताछ के माध्यम से मतलब अपने कर्मचारियों से पूछ सकता है, विभिन्न प्रकार जो भी कंपनी में कर्मचारी वर्क कर रहे हैं उनसे पूछ सकता है। जैसे कैशियर से मैंने एग्जाम्पल बताया था कि कैशियर से पूछ सकता है।
प्रमाणन यानी बाउचिंग, प्रमाणन की प्रविधि अंकेक्षक प्रविष्टियों के आधारभूत प्रमाणकों की जांच करना। जो भी चीजें बताई गई हैं उनके आधारभूत जो भी प्रूफ होंगे, प्रमाण होंगे, उनकी जांच करना आवश्यक होता है। गहन जांच, डिटेल चेकिंग। गहन जांच में अंकेक्षक को प्रत्येक लेन देन में संबंध में प्रारंभ में अंत में प्रारंभ में अंत तक उसके प्रत्येक पहलू पर ध्यान देना होता है। लेन देन व्यवसाय के हित में किया गया है या उसका लेखा आवश्यक है, आवश्यक पुस्तक किया गया है, यहाँ पर चार्ट डालिए, आवश्यक पुस्तक से किया गया है, जो पूर्ण रूप से सही है। यह सब कुछ देखना गहन जांच में आता है। मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है कंपनी के अंदर, उन सारी चीजों की जानकारी लेना, उन सारी चीजों को डिटेल एनालिसिस करना, डिटेल में चेकिंग करना, वो सब किसके अंतर्गत आता है? गहन जांच के अंतर्गत आता है। इसके बाद में सह संबंधक स्थापित करना, जिसको मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि विभिन्न लेखा प्रविष्टियों के संबंध में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के रुझान को समझाने के लिए इसकी निरंतरता की जांच करनी चाहिए। इस प्रकार के विश्लेषण से विभिन्न मामलों की अनियमितताएं प्रकाश में आ जाती हैं। विश्लेषण की विभिन्न विधियों के अनुपात विश्लेषण, रेशियो यानी रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा लेखा किए गए लेन देन की निरंतरता की जांच की जा सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कंफर्मेशन की। किसी लेन देन की शुद्धता, सक्षमता और सही होने की जानकारी उद्देश्य के लिए अंकेक्षक के उचित अधिकारियों से संपुष्टता प्रमाण पत्र एकत्रित करने होते हैं कि जो भी जानकारी दी गई है वो सही है या नहीं है। सपोज करिए कि कंपनी ने बताया है कि उसके पास बैंक अकाउंट में क्या है, उसके पास जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए का रिजर्व कैश है, 50,000 रुपए का रिजर्व कैश है। अब ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर इसका कंफर्मेशन लेगा, ऑडिटर इसकी जानकारी लेगा कि बैंक से जानकारी लेगा, कंफर्मेशन लेटर मंगवाएगा कि वास्तविक में कंपनी के अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए का कैश अवेलेबल है या नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? संपुष्टिकरण या कंफर्मेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण की विधियों के बारे में। देखिए, अंकेक्षण की विधियों के बारे में अगर हम बात करें तो ऑडिटर एक पूरा प्लान बताता है कि कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे चेक होगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग प्रोग्राम बोलते हैं, अंकेक्षण कार्यविधि बोलते हैं। इसके बाद में इसको हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि डे वन में क्या है? कैश बुक चेकिंग होगी। डे 2 में स्टॉक वेरिफिकेशन होगा। डे 3 में परचेज लेजर वेरिफिकेशन होगा। और इससे क्या? ऑडिट सिस्टमेटिक और टाइम बाउंड रहता है। ऑडिट जो होता है वो कैसे रहता है? सिस्टमेटिक बना रहता है। तो ये चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण की विधियों के बारे में। देखिए, चिन्हों का प्रयोग, सबसे पहली जो विधि होती है चिन्हों का प्रयोग। अंकेक्षकों को हिसाब किताब की जांच करते समय विशेष प्रकार से भिन्न भिन्न चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। नैतिक जांच क्या होता है? व्यापारिक संस्था का आकार अथवा उसका संगठन या स्वभाव कैसा भी हो, कुछ पुस्तकें तथा लेखों की संस्था रखती है जिनकी जांच नैतिक जांच कहलाती है। परीक्षण जांच या चयनित सत्यापन, क्षणक कार्यों के लिए कार्य करने अंधक प्राय सभी खातों तथा लेखों को पूर्ण तथा विस्तृत जांच नहीं करते हैं, और जहां तहां कुछ लेखों को चुनकर और उनकी जांच करने से ही बाकी सभी खातों में, यहाँ पर सभी कर लीजिए, सभी खातों तथा लेखों का सही मान लेते हैं, जिसे सौक्षण जांच या चयनित सत्यापन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टेस्ट चेकिंग या सेलेक्टिव वेरिफिकेशन कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी एंट्रीज दी गई, 100 एंट्रीज दी गई हैं, तो 100 की 100 एंट्रीज को चेक करना, 100 में 15 से 20 एंट्रीज को चेक कर लिया जाए। इसको आप बिल्कुल मत समझिए, जो भी लिखा है यहाँ से आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप इसको समझिए, मैं एग्जांपल की मदद से बता रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कि 100 एंट्रीज दी गई हैं, कंपनी के द्वारा कितनी एंट्रीज दी गई है भाई? 100 एंट्रीज दी गई हैं, 100 एंट्रीज दी गई। तो इन 100 एंट्रीज में अगर हम 15 या 20 की ऑडिटर जांच कर लेता है और ये एंट्री सही मिलती हैं, तो ये क्या हो जाता है? तो ये मतलब क्षणक जांच हो जाती है, मतलब क्षण भर के लिए जांच कर लेना। तो इन 15 या 20 एंट्री से ही क्या पता लगाया जा सकता है? इन 15 या 20 एंट्री से पता लगाया जाता है कि भाई जो भी ये जांच दी गई है वो क्या है? वो सही है। और इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाता है कि इसे हम चयनित सत्यापन कह देते हैं। मतलब हमने 100 के 100 को नहीं चेक किया है, बल्कि इसमें से कुछ सेलेक्ट किए और उन्हीं को चेक कर लिया जिनमें हमें डाउट हो रहा था। तो इसी को परीक्षण जांच या चयनित सत्यापन बोलते हैं।
प्रथम तथा अंतिम महीने में की गई प्रविष्टियों की जांच बड़ी संख्या में होनी चाहिए। प्रविष्टियों तथा लेखों के चुनाव में यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक अंकेक्षण में परीक्षण जांच के लिए भिन्न भिन्न प्रविष्टियां तथा लेखे हों। रोकड़ पुस्तक जिसे कैश बुक कहते हैं तथा पासबुक के लिए परीक्षण जांच का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। जब अंकेक्षक परीक्षण जांच के लिए लेन देन का चुनाव करता है तब उसे नियोक्ता के कर्मचारियों से किसी प्रकार की पूछताछ नहीं करनी चाहिए। उसका कार्य है जिसको पूर्णतः गुप्त रखना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम किसे कहते हैं, जैसा कि भी मैंने आपको बताया, अंकेक्षण के कार्य वितरण की एक योजना को पूरा रूप में लिखना अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। एक योजना के रूप में अंकेक्षण कार्यक्रम कार्य वितरण को किस प्रकार से कार्य हो सकते हैं अंकेक्षण के, उनको एक योजना के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि डे 1 में क्या होता है, डे 1 में मान लेते हैं हम कैश बुक चेक कर रहे हैं, कैश बुक चेकिंग। डे 2 में क्या करना है, डे 2 में हम स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे, कितना स्टॉक बाकी है, कितना स्टॉक नहीं बाकी है। तो डे 2 में क्या करेंगे, स्टॉक वेरिफिकेशन। डे 3 में इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, परचेज लेजर वेरिफिकेशन। तो इस प्रकार से डे 4 में क्या करेंगे, डे 5 में क्या करेंगे, डे 6 में क्या करेंगे। इस प्रकार से एक योजना विधि के रूप में, योजना के रूप में पूरे कार्य को लिखना, कार्य वितरण को लिखना। भाई कार्य का क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, बांट दिया है कि हम कौन कौन से दिन में क्या क्या कार्य करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सारे कार्य हो नहीं सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, इनको बांट दिया गया। योजना जो कार्य हैं इनको एक योजना के रूप में वितरण कर दिया गया, वितरित कर दिया गया है और उसको लिख दिया गया है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अंकेक्षण कार्यक्रम बोलते हैं। किसी विशेष अंकेक्षण के संबंध में अंकेक्षक को उसके स्टाफ द्वारा ही कार्य किया जाता है। बाकी आगे आपका कोई काम का नहीं है। जितना मैंने अभी आपको समझा दिया अंकेक्षण कार्यक्रम किसे कहते हैं, बस आप इतना याद रखिए कि योजना के रूप में किसी अंकेक्षण के कार्य वितरण को योजना के रूप में बांट देना या योजना के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। बाकी आप लोग समझ लीजिएगा कि अंकेक्षण कार्यक्रम होता क्या है। ये आप पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और जो पेड कोर्सेज लिए उनको आपके अपने स्थान पर जहां पर आप पेड कोर्सेज लिए वहां पर मिल जाएगी। अंकेक्षण कार्यक्रम के बनाने में सावधानियां क्या होनी चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम को बनाने के लिए एक निश्चित उद्देश्य होता है। यह तय तय है कि कार्य के स्वभाव के अनुसार यह कार्य तैयार किया जाता है, जिसे बनाने में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी, यहाँ पर कर लीजिए, बरतनी। अंकेक्षण कार्यक्रम की योजना बहुत कुछ निश्चित होनी चाहिए। अंकेक्षण कार्य को भली भांति समाप्त यह रूपरेखा स्पष्ट तैयार की जानी चाहिए कि अंकेक्षण कार्यक्रम को किस प्रकार से समाप्त किया जाए। ये रूपरेखा बिल्कुल भली भांति रूप से स्पष्ट की जानी चाहिए। कार्य का विभाजन कार्य के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार करना चाहिए जिससे जांच का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। कार्य का विभाजन भी इस प्रकार से करना चाहिए क्योंकि जांच भी जरूरी है, प्रमाण भी जरूरी है। तो इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि जो कार्य का विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए कि जांच का कार्य भी सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। अंकेक्षण कार्यक्रम लचीला होना चाहिए ताकि परिस्थितियों के अनुरूप उसमें परिवर्तन करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। साधारणतः अंकेक्षक कार्य का विभाजन विभिन्न विभागों में कार्य क्षेत्र के अनुसार करते हैं जिससे कार्य की प्रगति का ज्ञान समय समय पर होता रहता है। जो अंकेक्षण कार्यक्रम का विभाजन होता है वो कैसे होता है, विभागों के अनुसार होता है कि भाई एक कोई कंपनी है उसमें कई प्रकार के विभाग हो सकते हैं, 4-5 प्रकार के विभाग हो सकते हैं, डिपार्टमेंट हो सकते हैं। उन सभी डिपार्टमेंट के हिसाब से उनके कार्यक्रम को विभाजित कर देना चाहिए कि भाई तुम्हारा अगर विभाग ये है तो आप इस कार्यक्रम को देखेंगे, आप इस कार्य को देखेंगे, आपका विभाग ये है तो आप इस कार्य को देखेंगे, मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम अपना लिया गया है। तो इस प्रकार से क्या होना चाहिए, अंकेक्षण के कार्यों का विभाजन होना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम लिखित रूप से तैयार किया जाना चाहिए। जो भी कार्यक्रम है उसको कैसे लिखित रूप से तैयार किया जाना चाहिए, इसे ही तो हम अंकेक्षण कार्यक्रम बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एक योजना के रूप में लिखना। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ के बारे में। तो अंकेक्षण कार्यक्रम के क्या क्या लाभ हैं इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इससे प्रत्येक कर्मचारियों के जिम्मेदारी का पता चलता है, कार्य की प्रगति का अनुमान लगा सकते हैं, जांच विषयों के छूटने का भय नहीं रहता है, कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ जाती है। इसमें प्रधान अंकेक्षक की कार्य व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। अंकेक्षण कार्य में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। मुख्य अंकेक्षक को अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करते समय अंकेक्षण कार्यक्रम से अत्यधिक सहायता मिलती है। रिपोर्ट जब तैयार होती है तो अंकेक्षण जो कार्यक्रम होते हैं उससे बहुत ज्यादा सहायता मिलती है।
अंकेक्षण भविष्य के लिए अपने कार्य की योजना बनाने में अंकेक्षक कार्यक्रम का सहारा लेता है। अंकेक्षक जो है वो क्या करता है, कार्यक्रम का सहारा लेता है भविष्य में भी। जैसे मान लो पहले एक बार हमने योजना बना दी, तो भविष्य में हमें इसका सहारा मिल जाएगा कि किस प्रकार से हमें आगे योजना बनानी है, किस प्रकार से हमें कार्य करना है। अंकेक्षक कार्यक्रम का एक प्रकार से प्रगति चार्ट देता है, और अंकेक्षक को योजना अनुसार कार्य संपन्न होने पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में सहायता देना पड़ता है। अंकेक्षक कार्यक्रम का एक प्रकार से क्या करता है, प्रगति चार्ट देता है। अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियां: कुशल क्लर्कों को अपनी बुद्धि तथा योग्यता दिखाने का कम अवसर मिलता है। कितना भी विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाए, सभी बातें नहीं आ सकती हैं। प्रत्येक व्यवसाय के लिए एक ही प्रकार का कार्यक्रम लागू नहीं हो सकता है। कुशल अंकेक्षक अंकेक्षण कार्यक्रम का सहारा लेकर अपनी कमियों को छिपाने का भी प्रयास करते हैं। अंकेक्षण के लाभ एवं महत्व के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक संस्था चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अपना हिसाब किताब रखती है, क्योंकि संस्था की सफलता के लिए अंकेक्षण करना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है। अंकेक्षक अपनी गहन जांच के बाद संस्था को रिपोर्ट देकर सही तथा ठीक होने का मुहर लगा देता है, जो संस्था से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए विश्वसनीय समझा जाता है। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण के लाभ, जिसमें हम सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे संस्था को क्या लाभ होते हैं। अंकेक्षण से संस्था को निम्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि लेखांकन कार्य समय पर हो जाता है, अशुद्धि और छल कपट में कमी आ जाती है, मतलब एरर और फ्रॉड्स नहीं हो पाते हैं। व्यवसाय की लाभ हानि का ज्ञान हो जाता है कि व्यवसाय को लाभ हुआ है कि हानि हुई है, तो इसका ज्ञान हो जाता है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, जो इफिशियंसी है उसमें वृद्धि होती है। वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति होती है। वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में सहायक होता है। कर निर्धारण में सहायक होता है। व्यवसाय के विक्रय सेल में सहायक होता है। क्षतिपूर्ति के निर्धारण में सहायक होता है। ख्याति यानी गुडविल में वृद्धि होती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन होता है। विवादों का निपटारा होता है। अंकेक्षक से सुझाव प्राप्त करना होता है। इसके बाद में संस्था के स्वामित्व को क्या लाभ होता है, यानी स्वामियों का क्या लाभ होता है, ऑनर को क्या लाभ होता है, उसके बारे में समझते हैं। एकाकी व्यवसाय यानी सेल ट्रेडर के लिए, साझेदारी व्यवसाय पार्टनरशिप फर्म के लिए, इसके बाद में संयुक्त स्कंद कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए। तो ये सब क्या होते हैं, ये संस्था के स्वामियों को लाभ होते हैं। कर्मचारियों को क्या लाभ होता है, कर्मचारियों को लाभ होता है अंकेक्षित खातों के द्वारा प्रदर्शित लाभ के आधार पर संस्था के कर्मचारी अपने वेतन, बोनस व अन्य सुविधाओं में से वृद्धि की मांग कर सकते हैं। लेनदारों यानी प्रॉफिट ऑफ क्रेडिटर्स को लाभ कौन कौन से होते हैं? विभिन्न वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंकिंग कंपनियां व अन्य पूंजी के पूर्तिकर्ता अंकेक्षित खातों के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन कर वित्त प्रदान करने में निर्णय लेते हैं। मतलब जो वित्त देना चाहता है, फाइनेंस करना चाहता है, कंपनी में रुपए लगाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो इन रिपोर्ट को देखकर ही रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट करता है। प्रॉफिट ऑफ एनालिस्ट को लाभ क्या होता है, विश्लेषणकर्ताओं को लाभ क्या होता है? विश्लेषणकर्ता अंकेक्षित खातों के आधार पर संस्था का विश्लेषण करते हैं और आवश्यक सूचना संस्था को व अन्य पद पक्षधरों को प्रदान करते हैं। सरकार को क्या लाभ होता है? अंकेक्षित खातों में के आधार पर सरकार राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, वित्तीय सहायता का निर्धारण करता है, प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण करता है तथा विभिन्न नीतियों का निर्धारण करता है सरकार। इसके बाद में अंकेक्षण की सीमाएं भी हैं, वो कौन कौन सी सीमाएं हैं देखिएगा। और आज के इस सेशन का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। और अगर हम बात करें अंकेक्षण की, तो अंकेक्षण के का भी ये लास्ट टॉपिक है। इतना जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है, इससे ही आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अंकेक्षक खातों की जांच कर प्रतिवेदन कर देता है कि जिसके आधार पर किसी कंपनी या संस्था में निर्णय लिए जाते हैं, परंतु अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय कुछ सीमाएं होती हैं, वह इस प्रकार से हैं। अंकेक्षण 100% शुद्धता और सत्यता की गारंटी नहीं दे सकता है। मतलब अंकेक्षक जो ऑडिटर है वो 100% रियल, या फिर हम कह सकते हैं 100% शुद्ध और सत्यता की गारंटी नहीं देगा कि वास्तविक में जितने भी उसने रिपोर्ट तैयार की वो 100% रियल हो, या बिल्कुल शुद्ध हो, या बिल्कुल ट्रुथ हो, सत्य हो।
अंकेक्षण तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता है, अतः कुछ गलतियां रह जाती हैं। क्योंकि अंकेक्षण जो है, अंकेक्षक अंकेक्षक क्या करता है, कुछ बातों तुच्छ बातें होती हैं, जो छोटी मोटी बातें होती हैं, उन पर ध्यान नहीं होता। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था 50 रुपए की स्टेशनरी का और 5 लाख रुपए की मशीन का, जिसमें 50 रुपए की स्टेशनरी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो इसमें क्या आ जाता है कि ये तुच्छ बातों पर जब ध्यान नहीं दे रहा तो इसमें छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। अंकेक्षण कर्मचारियों को ईमानदारी का प्रमाणित नहीं करता है। सभी गबन या छल कपट यानी एरर और फ्रॉड्स का पता लगाना संभव नहीं हो पाता है। हर प्रकार के एरर और फ्रॉड्स को पता नहीं लगाया जा सकता है। अंकेक्षक केवल अपनी राय प्रकट कर सकता है, बाकी इसमें जरूरी नहीं कि वो अपने उस निर्णय, जो भी उसने राय प्रकट की उसी पर निर्णय लिया जाए। उस राय पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। वो तो मालिक पर डिपेंड करेगा कि अंकेक्षक की राय ली जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए। तो अंकेक्षक जो है वो केवल क्या कर सकता है, अपनी राय प्रकट कर सकता है, बाकी निर्णय लेने में या फिर वोटिंग करने में इनमें सहायक नहीं होता है। तो ये हमारा रहा था अंकेक्षण, जिसको मैंने बहुत ही डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया है, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, ये भी आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो भी आपके जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें।